हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एडवर्ब के बारे में। अब देखिए आगे क्या लेंगे आप, प्रीपोजिशन। तो देखिए अगला पॉइंट क्या होगा आपका, प्रीपोजिशन का होगा। देखिए समझते हैं इसको, क्या है ये। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या कहलाता है, हिंदी में कारक कहलाता है। अब जानते हैं इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है, देखिए शब्दों के बीच में संबंध बताना, इसका काम होता है किसका, प्रीपोजिशन का। तो देखिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में या नाउन का और शब्दों के साथ जो संबंध है वो सारा बताना क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन होता है, कारक होता है। अब देखिए कारक हिंदी में आपने पढ़े होंगे। तो देखिए हिंदी में आपने पूरी की पूरी टेबल पढ़ी होगी कारक की, है। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए पढ़ा था आपने। वहाँ तो बड़ा इजी सिस्टम था हिंदी के अंदर, एक टेबल थी, टेबल को फॉलो करना था, काम हो जाता। लेकिन इंग्लिश में ऐसी कोई अलग से टेबल नहीं है, इसलिए इनको आपको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से पढ़ना पड़ेगा प्रीपोजिशन को, ठीक है। और प्रीपोजिशन काफ़ी उलझा हुआ टॉपिक है, क्योंकि प्रीपोजिशन लगना होता है, कुछ लगा देते हैं, कुछ कभी लगाना नहीं होता हम लोग लगा देते हैं, और कई बार लगाना होता है तो हम छोड़ देते हैं। तो ये सारी समस्या है किसके साथ, प्रीपोजिशन के साथ। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि इसको समझा नहीं जा सके, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रीपोजिशन होते क्या, कारक है, ठीक है। अब कारक का मतलब क्या होता है, तो देखिए नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, प्रीपोजिशंस होते हैं, कारक होते हैं। अब खास बात देखिए, प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता, और प्रीपोजिशन का संबंध हमेशा किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो प्रीपोजिशन की खास बात क्या होती है, इसका संबंध हमेशा किससे होता है आपका, ऑब्जेक्ट से होता है। तो देखिए प्रीपोजिशन का संबंध कभी सब्जेक्ट से होता है नहीं, ये सिर्फ किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक बात है। अब देखिए क्या होता है, तो देखिए हिंदी इंग्लिश में तालमेल होना ज़रूरी है। तो देखिए हिंदी में जो कारक होते हैं वो कहाँ दिखते हैं आपको, हिंदी के कारक दिखते हैं आपको ऑब्जेक्ट के बाद, और इंग्लिश के कारक कहाँ दिखते हैं आपको, ऑब्जेक्ट के पहले। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, इंग्लिश का ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है, प्रीपोजिशन के बाद, और हिंदी का ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है, प्रीपोजिशन के पहले इस्तेमाल होता है। तो देखिए हिंदी में ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, ये पोजीशन इसकी अलग अलग है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश में समानता क्या होती है, तो हिंदी इंग्लिश में समानता ये होती है कि दोनों का सेम सिस्टम है, किसका, सब्जेक्ट का। मतलब सब्जेक्ट दोनों में एक ही जगह आता है, वाक्य के शुरू में, और बाकी जितने भी शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर हिंदी इंग्लिश में, सारे एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, उल्टे क्रम में होते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर। अब देखिए मैं हिंदी की बात करूं तो देखिए जरा एक बार, और इसी बात को इंग्लिश में करें तो क्या होगा, तो देखिए हिंदी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, प्रीपोजिशन, और इंग्लिश में क्या होगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक बात है। और प्रीपोजिशन यदि अकेला यूज हो गया तो फिर प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक प्रीपोजिशन कहलाएगा, और प्रीपोजिशन यदि अकेला इस्तेमाल हो गया बिना ऑब्जेक्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रीपोजिशन यदि बिना ऑब्जेक्ट के यूज हो जाता है सेंटेंस में तो फिर ये प्रीपोजिशन रहेगा ही नहीं। तो देखिए दिखेगा तो प्रीपोजिशन जैसा, लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। तो कहा था ना, शब्दों के स्थान बदलने से मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक बात है। अब जरा देखिए क्या लिखा, देखिए इन द गार्डन का मतलब क्या, बगीचे में हो गया। अब देखिए इन क्या हो गया आपका, ये प्रीपोजिशन है, और इसका ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक बात है। तो देखिए इनके साथ जब ऑब्जेक्ट आ गया तब तो इन क्या रह गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। और इन यदि अकेला आ जाता है सेंटेंस में किसी वजह से तो क्या होता है, वो एडवर्ब हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए, क्या लिखा जरा देखिए, कम इन। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका, इसमें सब्जेक्ट यू आपका छुपा हुआ है, और कम के बाद क्या लिखा, इन, और इनके बाद क्या लिख दिया, फुल स्टॉप लिख दिया। इसका इन क्या आ गया, अकेला आ गया, और इन जब अकेला आया तो ये प्रीपोजिशन रहा ही नहीं, क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो देखिए इन द गार्डन, इन आपका प्रीपोजिशन है, द गार्डन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक बात है। और कम इन में कम आपकी वर्ब है, और इन क्या होगा आपका, एडवर्ब हो गया, जो किसका आंसर है, वेयर का आंसर है वो। तो देखिए ये पूरा का पूरा आंसर किसका है, वेयर का आंसर है बगीचे में, और वो इन किसका आंसर है, अकेला वेयर का आंसर है। और वेयर का आंसर
सिंगल वर्ड है तभी एडवर्ब है, और वर्ड ग्रुप है तब भी आपका एडवर्ब भी होता है। तो कहा था एडवर्ब बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, कई सारे वर्ड मिलकर आपके एडवर्ब बन सकते हैं। तो अकेला शब्द तो होता ही है, बाकी वर्ड ग्रुप भी बन सकते हैं आपके एडवर्ब। जवाब किसके होने चाहिए? वो हाउ, वेयर, व्हेन और वाई के जवाब होते हैं। ठीक बात है, MPTR जैसे बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन कभी अकेला आ ही नहीं सकता, इसके बाद हमेशा क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और ऑब्जेक्ट का संबंध प्रीपोजिशन और ट्रांसिटिव वर्ब से ही होता है। ठीक बात है। अब देखिए कुछ बातें करते हैं यहाँ पे, ध्यान से दीजिए। प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनते हैं? प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनते हैं? तो जरा देखिए, इसका भी अपना कॉम्बिनेशन है। तो देखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट, इनको हमेशा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ प्रीपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा वर्ड ग्रुप आपको एक यूनिट के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इन और क्या लिखा है? द गार्डन, ये पूरे एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, इन द गार्डन। ऐसा नहीं है कि इन फिर बोलेंगे आप द गार्डन, ऐसा नहीं है, इन द गार्डन। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनेगा? आपका एक यूनिट बनेगा, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। और एक पूरी यूनिट बनने के बाद इनके फंक्शन बदल जाएंगे। तो अभी तो क्या बोलते हैं इसे? प्रीपोजिशन, इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? आपकी पूरी की पूरी एक यूनिट बन जाएगी। और यूनिट बनने के बाद तो देखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट जब पूरी एक यूनिट बन जाती है, एक साथ इसको रीड करेंगे तो उसके बाद इसके फंक्शन बदल जाते हैं। भाई देखिए अलग अलग देखेंगे तब तो क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है ही। जैसे इन द गार्डन, इन क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन। द गार्डन क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और इन द गार्डन जो बोलेंगे तो क्या हुआ? बगीचे में। और बगीचे में का मतलब क्या हुआ? वेयर। और वेयर का मतलब क्या होता है? एडवर्ब होता है। कहाँ? ठीक बात है। तो क्या होगा देखिए, तो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट यूनिट बनने के बाद यहाँ तो ये बनेंगे एडवर्ब, यहाँ बनेंगे ये एडजेक्टिव। तो देखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर यहाँ तो एडवर्ब बनते हैं या फिर क्या बनेंगे? आपके एडजेक्टिव बनते हैं। अब देखिए एडवर्ब कैसे बनेगा और एडजेक्टिव कैसे बनेगा, काम की बात है। तो देखिए एडवर्ब कब बनेगा? तो देखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर जब हाउ, वेयर, व्हेन और वाई का जवाब होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आपके एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक बात है। तो किसका आंसर होगा ये? इनके आंसर होंगे तो क्या बन जाएंगे? आपके एडवर्ब बन जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर एडजेक्टिव बन सकते हैं। और ये एडजेक्टिव कब बनेंगे? तो प्रीपोजिशन तथा एडजेक्टिव बनेंगे तो क्या होगा? ये किसका आंसर होगा? आपका विच का आंसर होगा। अब देखिए एडजेक्टिव मिलते कहाँ हैं नॉर्मली? तो देखिए एडजेक्टिव वैसे नाउन के पहले भी आता है, नाउन के बाद भी आता है और नाउन के लिए भी आता है। ठीक बात है। तो ये एडजेक्टिव बनेगा तो कहाँ मिलेगा? तो खास बात देखिए, प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर जब एडजेक्टिव बनेगा तो एक तो विच का जवाब होगा, दूसरा ये हमेशा नाउन के तुरंत बाद यूज होगा। क्या होगा ये? तो देखिए प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर जब एडजेक्टिव बनेगा तो हमेशा नाउन के तुरंत बाद यूज होगा। और क्या बन के आएगा? एडजेक्टिव बनेगा, जिसको आप आगे जाके बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। फिलहाल इतना बहुत है। तो एडजेक्टिव बन जाता है, विच का जवाब होगा और जस्ट आफ्टर कहाँ मिलेगा? आपको नाउन मिलेगा। एडवर्ब बनेगा तो MPTR होगा। और जवाब किसका होगा? हाउ, वेयर, व्हेन और वाई का जवाब होगा जो एडवर्ब बन के आता है। ठीक बात है। इसी बात को समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल से। ज़रा देखिए कैसे ये बनते हैं एडजेक्टिव, कैसे बनते हैं एडवर्ब। क्या लिखा? देखिए द गर्ल इज सिटिंग इन द गार्डन। अब देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो देखिए द गर्ल क्या हो गया आपका? तो देखिए द गर्ल इज द सब्जेक्ट, इज सिटिंग पूरी क्या होगी? आपकी वर्ब है। और वर्ब में कितने शब्द है आपके पास? 2 शब्द, इज, सिटिंग। ठीक बात है। और आगे जो लिखा है इन द गार्डन, किसका आंसर है? ये वेयर का आंसर है। तो क्या होगा? ये एडवर्ब हो गया। इस तरह से होगा। तो वेयर का आंसर क्या होगा? आपका एडवर्ब हो गया, इन द गार्डन। अब देखिए तो देखिए द गर्ल इन द गार्डन इज़ माई कज़न। तो देखिए लड़की मेरी कज़न है। कैसे पढ़ेंगे ज़रा देखिए, द गर्ल इज़ माई कज़न, लड़की मेरी कज़न है। कौन सी लड़की आपकी कज़न है? तो कौन सी लड़की आपकी कज़न है? तो जो गार्डन में है। तो देखिए क्या लिखा है? इन द गार्डन। ये पूरा क्या है? एडजेक्टिव है। किसका आंसर है? ये विच का आंसर है। और देखिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये।
तो देखिए पूरा तो सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक बात है। और सब्जेक्ट बनने के लिए एक ही शब्द का होना ज़रूरी नहीं होता है, कई सारे शब्द मिलकर आपका सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो द गार्डन आपका नाउन हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया आपका द गार्डन। तो देखिए एडजेक्टिव कहाँ मिलते हैं पता है आपको? तो एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है, और प्रीपोजिशन से बनने वाले एडजेक्टिव तो हमेशा नाउन के बाद ही इस्तेमाल होंगे। तो एडवर्ब के रूप में कहाँ मिलेंगे आपको? ऑब्जेक्ट के बाद, या फिर कहाँ मिलेंगे आपको? ये वर्ब के बाद। और एडजेक्टिव बनेगा तो क्या होगा? ये नाउन के बाद मिलेगा। तो देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका आंसर होगा हमेशा? विच का, और क्या बन के आएगा? ये एडजेक्टिव बन के आएगा। इस तरह से काम करेगा आपका, ठीक बात है। तो ये था आपका प्रीपोजिशन का मामला, कोई दिक्कत हो रही है? अब देखिए कुछ मैं हिंदी की बातें आपको देता हूँ, उसकी इंग्लिश बनाएंगे एक बार, क्या बनता है, ठीक बात है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश में क्रम देखा होगा आपने थोड़ी देर पहले। हिंदी में क्या होता है? देखिए ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है आपका? प्रीपोजिशन। और इंग्लिश में क्या बन के आता है? ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो कुछ बातें हिंदी में लिखाता हूँ, उनकी इंग्लिश करके देखते हैं एक बार, ठीक बात है। तो लिखिए ज़रा कुछ बातें हिंदी में। तो देखिए ये कुछ बातें मैंने अभी लिखी हैं, इनका इंग्लिश बना के देखते हैं एक बार। तो देखिए आप भी कोशिश करो एक बार। क्या लिखा? देखिए रोहन ने, रोहन को, रोहन के लिए, रोहन के साथ, रोहन के बिना, रोहन के अतिरिक्त, रोहन के सिवा, रोहन के पीछे, रोहन के सामने, रोहन के बगल में, रोहन और मोहन के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, कलम से, तलवार से, रेलगाड़ी से, स्याही से, सोमवार से, घर से, रोहन के द्वारा, पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में, लाल साड़ी पहने हुए, लाल साड़ी लिए हुए, सोने की अंगूठी पहने हुए और सोने की अंगूठी लिए हुए, ठीक बात है। अब जरा इनका इंग्लिश बना के देखते हैं। तो देखिए रोहन ने की अंग्रेजी क्या बनेगी? तो देखिए कर्ता ने। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी आपकी? सिंपली इसकी इंग्लिश बनेगी रोहन, ठीक बात है, क्योंकि ने की अंग्रेजी बनती ही नहीं है। इसी तरह से रोहन को, तो देखिए जो ने और को जो आपके होते हैं कारक प्रीपोजिशन, इनका कोई इंग्लिश अनुवाद नहीं होता है। तो क्या होगा? ये रोहन। और रोहन के लिए होगा तो क्या हुआ? और ये हो जाएगा देखिए फॉर रोहन। तो देखिए यहाँ पे कारक कहाँ था? बाद में। यहाँ पे कारक कहाँ आ गया? पहले, इसके बाद में और इसके पहले। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा आपका? सेम। और रोहन ने और रोहन को की बात करेंगे तो यहाँ ने और को की अंग्रेजी बनती ही नहीं है, और फिर भी आपने बना दी तो सेंटेंस क्या होगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए रोहन के साथ, और साथ का मतलब क्या होगा? देखिए विद रोहन। अब देखिए रोहन के बिना का मतलब हो जाएगा विदाउट रोहन। फिर देखिए रोहन के अतिरिक्त का मीनिंग क्या हुआ? रोहन के अतिरिक्त मतलब रोहन तो है, साथ साथ में और भी लोग हैं, तो क्या होगा? दैट इज, ये हो जाएगा बिसाइड्स रोहन। और रोहन के सिवाय, इसका मतलब यहाँ पे इकलौता रोहन है और कोई भी नहीं है, दैट इज क्या होगा? ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट रोहन। और रोहन के पीछे तो क्या होगा? बिहाइंड रोहन। और देख रोहन के सामने तो क्या होगा? दैट इज इन फ्रंट ऑफ रोहन। सामने की अंग्रेजी क्या होगी? इन फ्रंट ऑफ। फिर देखिए रोहन के बगल में तो क्या होगा? दैट इज, और बगल का मतलब होता है बिसाइड, ये हो जाएगा बिसाइड रोहन, ठीक है। फिर क्या देखिए रोहन और मोहन के बीच में। अब देखिए मामला दो के बीच का है, और दो के बीच का मामला कैसे होता है? हमेशा बिटवीन से होता है। तो क्या हो? बिटवीन रोहन एंड मोहन। फिर देखिए विद्यार्थियों के बीच में। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी, तो क्या करना पड़ेगा? अमंग द स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? अमंग द स्टूडेंट्स। तो देखिए दो का बीच का मामला कैसे होता है? बिटवीन से। और ज़्यादा का मामला कैसा होगा आपका? अमंग से होता है। देखिए आप विद्यार्थियों के बीच में क्या बने? अमंग द स्टूडेंट्स। कलम से। अब देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, और जो कर्ण होता है वो क्या होता है आपका? इंस्ट्रूमेंट होता है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार। और औजार जब भी काम में आता है तो उसके लिए हमेशा क्या लगता है आपका? विद लगता है। इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो, पेन हो, तलवार हो, खंजर हो, लकड़ी हो, लाठी हो, लठ हो, जुजवी हो, सारा कैसे होता है? वो विद से होता है। तो कलम से का मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा विद पेन। तलवार से, अब तलवार भी क्या आपका देखिए इंस्ट्रूमेंट है, तो विद सॉर्ड। रेलगाड़ी से क्या होगा? अब देखिए रेलगाड़ी आपका कन्वेंस से, साधन सुविधाएं, और साधन सुविधा के लिए हमेशा क्या काम में आता है? बाई काम में आता है। देखिए बाई ट्रेन, बाई कार, बाई शिप, बाई प्लेन, ठीक बात है, बाई वाटर, बाई एयर, तो हो जाएगा बाई ट्रेन। और स्याही से, अब देखिए स्याही से लिखेंगे तो सही, लेकिन स्याही आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकती, औजार नहीं बन सकती लिक्विड फॉर्म में। तो स्याही से लिखने के लिए हमेशा क्या होगा? इन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा इन इंक। स्याही से लिखने के लिए हमेशा क्या होता है? इन आएगा, इन
इंक। और सोमवार से, अब देखिए सोमवार से क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। और सोमवार के पहले दो आ सकते हैं यहाँ पे वर्ड से के अर्थ में, फ्रॉम भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है। फ्रॉम आता है तो टेंस होगा आपका इंडेफिनिट का प्रेजेंट या इंडेफिनिट का पास्ट होगा, जो भी होगा इंडेफिनिट होगा। लेकिन परफेक्ट टेंस होगा तो फिर लगाना पड़ेगा आपको सिंस। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो फ्रॉम मंडे या फिर क्या होगा आपका सिंस मंडे हो गया। घर से का मतलब क्या हुआ, अब देखिए जहाँ से रवाना होते हैं वहाँ के लिए क्या आता है आपका फ्रॉम आता है, दैट इज़ फ्रॉम द हाउस। क्या होगा, दैट इज फ्रॉम द हाउस। और फिर क्या देखिए रोहन के द्वारा, और के द्वारा की बातें बने बहुत की एक्टिव ऐसे में आपको पता हो तो, और के द्वारा के लिए वर्ड बन के आता है बाई, तो ये हो जाएगा बाई रोहन, पैसिव वॉइस का है ये। और क्या लिखा देखिए पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे का मतलब क्या हुआ देखिए, तो कोई चीज़ छतनुमा होती है उसके नीचे यदि आप होते हैं तो उसके लिए क्या काम में आता है, हमेशा क्या काम में आता है, इस तरह से। अब देखिए इस दायरे में दिया आप है तो वहाँ क्या काम आएगा आपका भी, अंडर काम में आता है। तो छतनुमा कुछ होता है उसके नीचे होता है तो क्या होता है, हमेशा अंडर होता है। जैसे छत के नीचे बैठे थे अंडर द रूफ हो जाएगा, पेड़ के नीचे क्या होगा, अंडर द ट्री हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये क्या होगा, ये अंडर द ट्री, पेड़ की छाँव में। और पेड़ की छाँव कहीं भी हो सकती भी, कभी ईस्ट में हो सकती, कभी पेड़ के नीचे हो सकती, कभी वेस्ट में हो सकती। और पेड़ की छाँव कभी नॉर्थ और साउथ में नहीं हो सकती। तो क्या होगा ये, और पेड़ की छाँव में है तो ये अंडर नहीं आ सकता, इन लगाना पड़ेगा। तो इन द, तो यहाँ पे शेडो नहीं होगा, शेड। शेडो तो परछाई होती है और यहाँ बात कर रहे हैं छाँव, और छाँव के लिए वर्ड कौन सा काम में आता है आपका, शेड काम में आता है। तो इन द शेड ऑफ द ट्री। और देखिए लाल साड़ी पहने हुए, अब देखिए बॉडी पर जो चीज़ आपने धारण कर रखी होती है, तो जो कुछ भी आपने पहन रखा होता है बॉडी पे उसके लिए क्या आता है, हमेशा इन काम में आता है भाई। तो क्या देखिए इन रेड साड़ी। और देखिए लाल साड़ी लिए हुए, और लिए हुए का मतलब हो गया साड़ी पास में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विद लगाना पड़ेगा, दैट इज विद रेड साड़ी। और देखिए सोने की अंगूठी पहने हुए, तो मैंने कहा ना शरीर पर पहनी हुई चीज़ चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके लिए हमेशा क्या आता है आपका, इन काम में आता है, ठीक बात है। तो क्या लिखा देखिए, सोने की अंगूठी पहने हुए, तो क्या हुआ इना, ये हो जाएगा इन गोल्ड रिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा इन गोल्ड रिंग, गोल्ड नहीं गोल्ड रिंग। और फिर क्या लिखा देखिए, सोने की अंगूठी लिए हुए, तो इसके लिए हो जाएगा विद गोल्ड रिंग। इस तरह से प्रीपोजिशन काम करेंगे आपके। तो देखिए प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनेंगे आपके, कभी एडजेक्टिव कभी एडवर्ब। एडजेक्टिव का बनेगा जब वो नाउन के तुरंत बाद होगा, नाउन की व्याख्या करेगा और विच का जवाब होगा। और हाउ वेयर व्हेन वाई के जवाब हैं तो क्या होंगे, वो एडवर्ब होंगे। तो एडजेक्टिव जवाब किसका होगा आपका, विच का होगा। और अदरवाइज हमेशा क्या बनेगा, ये एडवर्ब। और प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के दिए आ जाता है कहीं पर सेंटेंस में, तो क्या बन जाता है फिर वो एडवर्ब बन जाता है आपका, ठीक बात है। दिखने में कैसा होगा प्रीपोजिशन, लेकिन क्या बन जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये था मामला किसका, प्रीपोजिशन का। और बाकी जो लौट के आएंगी तो बहुत सारी बातें फिर से करेंगे, ठीक बात है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा आपका, कंजंक्शन का होगा। अब देखिए कंजंक्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है आपका, संयोजक होता है। क्या होता है, संयोजक होता है। किस तरह से काम करेंगे वो देखिए आप। तो संयोजक से मतलब होता है लिंकिंग वर्ड्स। तो देखिए शब्दों के बीच में संबंध बताकर जो आपस में जोड़ते हैं वो तो क्या होते हैं आपके, प्रीपोजिशन होते हैं। और वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, कंजंक्शन होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं आप, लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो होते क्या आपके संयोजक होते हैं। तो वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, कंजंक्शंस होते हैं। इसकी बन गई छोटी सी परिभाषा। तो वर्ड्स विच क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस आर नॉन एज कंजंक्शन, ठीक बात है। तो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और वही क्या कहलाते हैं आपके, कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक बात है। तो देखिए कुछ बातें मैंने की थी आपको, WS बटा आपके कंजंक्शन बन जाते हैं, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पर भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कंजंक्शन क्या होगा, वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको आपस में जोड़ते हैं, वो क्या होंगे आपके, कंजंक्शन हो गए। अब मैं देखिए कुछ वाक्य लिखता हूँ, तो देखिए जैसा वाक्यों के बीच में संबंध है वैसा क्या होगा आपका, कंजंक्शन होगा। तो क्या लिखा देखिए,
शी वर्कड हार्ड शी सक्सीडेड। अब देखिए 2 वाक्य लिखे, उसने मेहनत की वो सफल हो गई। तो देखिए शी वर्कड हार्ड शी सक्सीडेड, तो देखिए जैसा काम किया वैसा रिजल्ट आ गया, तो क्या हुआ, तो शी वर्कड हार्ड एंड, या फिर लगा सकते हैं आप सो शी सक्सीडेड। उसने मेहनत करी और वह सफल हो गई, या फिर उसने मेहनत करी इसलिए वह सफल हो गई। अब देखिए शी वर्कड हार्ड शी कुड नॉट सक्सीड। अब देखिए उसने मेहनत की और सफल नहीं हुई, तो रिजल्ट कैसा उल्टा हो गया, और उल्टे रिजल्ट के लिए क्या होता है आपका, बट कुड नॉट सक्सीड। उसने मेहनत की लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। और शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी सक्सीडेड। अब देखिए उसने मेहनत नहीं की, सफल हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी उल्टा रिजल्ट है, मेहनत नहीं की, रिजल्ट आ गया आपका पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ कैसा था, शी वर्कड हार्ड, जैसी मेहनत की वैसा रिजल्ट हो गया, तो एंड और सो। यहाँ देखिए उल्टा रिजल्ट है, कैसा उल्टा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आपके एफर्ट से रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, बट। अब देखिए यहाँ पे एफर्ट्स कैसे आपके नेगेटिव है और रिजल्ट कैसा आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होते हैं आपके, यट या स्टिल। अब देखिए नेगेटिव एफर्ट्स और रिजल्ट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यट स्टिल। तो देखिए बट यट स्टिल में दोनों में विरोधाभास तो होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव है तो बट से होगा, और नेगेटिव का पॉजिटिव क्या होगा आपका, यट स्टिल से करना पड़ेगा, फिर भी, यद्यपि। अच्छा, शी वर्कड सो हार्ड, उसने इतनी मेहनत की। अब देखिए सो कभी अकेला नहीं आता, तो क्या होगा, सो का साथी होता है दैट। उसने इतनी मेहनत की कि वो सफल हो गई। शी कुड नॉट सक्सीड, वो सफल हो ही नहीं सकी, क्यों, क्या हुआ, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, तो क्या हुआ, बिकॉज। तो यह रीजन का संबंध है दोनों के बीच में। और शी वर्कड हार्ड शी वुड सक्सीड, वो मेहनत करती तो सफल हो जाती, इट मीन्स उसने मेहनत नहीं की और विफल हो गई। तो इफ़, यह मामला कंडीशनल का हो गया, तो इफ़ शी वर्कड हार्ड, यदि वो मेहनत करती तो सफल हो जाती। और शी वर्कड हार्ड शी वुड फेल, मेहनत करती तो फेल हो जाती, इसका मतलब जस्ट उल्टा। तो क्या हुआ, अनलेस, यदि मेहनत नहीं करती तो। अब आप देखिए एंड सो बट यट स्टिल दैट बिकॉज इफ और अनलेस सारे के सारे क्या आपके कंजंक्शन है, और कंजंक्शन डिसाइड करते हैं दोनों के दोनों वाक्य मिलकर के दोनों वाक्यों के बीच का संबंध कैसा है। इसमें इतना से मामला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो टॉपिक आएगा तो उसमें बहुत सारी बातें बन के आएगी। लेकिन उसके पहले देखिए कंजंक्शन कई तरह के होते हैं। अब देखिए कंजंक्शन होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग, कंजंक्शन होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग, फिर उनमें बन के आते हैं WS वर्ड, सारे के सारे क्या होते हैं आपके कंजंक्शन होते हैं। और कई बार प्रोनाउन जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी क्या होते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के आपके कंजंक्शन होते हैं, कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए बेसिकली 2 तरह के होते हैं, बाकी सारा टाइप इसमें आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग एंड क्या होते हैं आपके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अब देखिए कंजंक्शन यूज़ कहाँ होते हैं, तो कंजंक्शन कभी तो होता है वाक्य के बीच में यूज़, और कभी होता है वाक्य के शुरू में। इसका मतलब कंजंक्शन जब भी नॉर्मली होगा तो इसके बाद क्या आवश्यकता होती है आपको, सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब देखिए वाक्य के शुरू में होगा तब भी इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और वाक्य के बीच में होगा कंजंक्शन तब भी इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो कंजंक्शन अपने बाद नॉर्मली क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसकी बात भी करेंगे आगे। तो कंजंक्शन के बाद नॉर्मली क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद नॉर्मली एक वाक्य बन के आता है आपका भी, और वाक्य शुरू कैसे होता है आपका, सब्जेक्ट से होता है। तो कंजंक्शन के बाद आमतौर पर क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक बात है। इसी बात को जब डिटेल में आएगा तो पूरा का पूरा आपको समझाएंगे। तो इन्हें बोलते हैं क्या, कंजंक्शन बोलते हैं आप, ठीक बात है। अब देखिए लास्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच का है, और वो क्या आपका देखिए इंटरजेक्शन है। क्या बोलते हैं जिसे, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होते हैं आपके शब्द होते हैं। अब देखिए इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, विस्मय, या फिर क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं ये होते हैं आपके विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, शब्द होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक बात है। अब देखिए भाषा के अंदर अचानक जो फीलिंग्स होती हैं, या फिर आपके अंदर जो अचानक फीलिंग्स आती हैं, अचानक जो अनुभूतियाँ होती हैं, उसे कैसे व्यक्त कर रहे हैं। तो सडन जो फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। देखिए इंटरजेक्शन के माध्यम से होता क्या है, देखिए एक तो इनसे क्या बनते हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं, और उनमें लगाना क्या पड़ेगा आपको,
तो देखिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, इनसे बनते कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन के आते हैं और इनके साथ लगाना क्या पड़ेगा आपको एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। अब देखिए इंटरजेक्शन को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं आप, कैसे? तो देखिए इसे लिखकर और बोलकर व्यक्त किया जा सकता है, किसको? इंटरजेक्शन को। तो देखिए लिखकर करेंगे तो क्या होगा? तो लिखकर करेंगे तो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन आपको इसमें देना पड़ेगा जहाँ भी आप इसे व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक बात है। अब जैसे देखिए तो देखिए मैंने कुछ वर्ड लिखा, क्या लिखा? देखिए व्हाट, हुरे, वाव, आउच, आहा और क्या लिखा है? ओह। अब देखिए इनमें होता क्या बेसिकली, तो देखिए व्हाट में क्या होता है? इसमें सरप्राइज होता है। और देखिए इंटरजेक्शन का पर्पज होता है कभी खुशी, कभी गम और कभी सरप्राइज व्यक्त करना होता है। तो अचानक फीलिंग्स कैसी होती है? खुशी की होती है, दुख की होती है, या फिर सरप्राइज हो सकता है। तो व्हाट में क्या होता है? आपका सरप्राइज होता है। हुर्रे में क्या होता है? हैप्पीनेस होता है, प्लेजर होता है इसमें। वाव में क्या होता है? वंडर, ताजुब होता है। आउच में क्या होता है? पेन। आ में भी क्या होता है आपका? पेन। आहा में क्या होता है? देखिए कुछ राहत मिलती है, रिलीफ। और ओ में भी क्या होता है आपका? सरप्राइज होता है। अच्छा एक देखिए और, अलास, कहता है अरे बाप रे, इसमें क्या होता है? देखिए सैडनेस हो गया। तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप देख कर क्या कर सकते हैं, मीनिंग बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या निकलेगा मीनिंग। तो व्हाट से क्या होगा? देखिए सरप्राइज। हुर्रे से क्या होगा? हैप्पीनेस। वाओ से क्या होता है? वंडर। आउच में क्या होता है? पेन। आ में भी क्या होता है? पेन। आहा में क्या होता है? रिलीफ, राहत होती है। ओह में क्या होता है? सरप्राइज। और अल्लास में क्या होता है? दुख, दर्द की बात करते हैं। ठीक बात है। तो ये तो देखिए लिख कर बताया जा सकता है। और स्पोकन करेंगे तो क्या हुआ? तो जब इन्हीं बातों को बोलकर व्यक्त करेंगे तो वहाँ फिर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आएगा आपका, वहाँ फिर आपको शारीरिक हाव भाव शो करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखिए, क्या होगा देखिए इसमें फिजिकल एक्सप्रेशन या फिर क्या होगा फिजिकल जेस्चर आपको बताना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं शारीरिक हाव भाव। ठीक बात है। अब देखिए शारीरिक हाव भाव जो व्यक्त करेंगे तो आपका जो फीलिंग्स है वो आप क्या करते हैं? शो कर सकते हैं लोगों के सामने। ठीक बात है। तो ये था सारा मामला किसका? इंटरजेक्शन का हो गया। और देखिए इस चीज़ का एग्ज़ाम से ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन एक जगह आपको इसे पढ़ना पड़ेगा सीरियसली, और जानते हैं वो कौन सा है? और वो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जहाँ इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे इस टॉपिक का संबंध किससे होता है? स्पोकन इंग्लिश से होता है, बोलने में ज़्यादा काम में आता है। लेकिन जब लिखने की बात करेंगे तो वहाँ एक जगह काम आता है, और वो टॉपिक कौन सा होगा आपका? नरेशन, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। वहाँ आपको इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इस तरह से प्राप्त करते हैं तो आपका क्या होगा? इंट्रोडक्शन पूरा